नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल और आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर आज सरकार से तीखा सवाल। तमाम विषयों पर आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की जो स्क्रिप्ट है उसका पोल खोलेंगे। आज वो बात आप सबके सामने हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे संरक्षण देती है भारतीय जनता पार्टी गुंडों की सरकार, कैसे सबूतों को मिटाने की कोशिश करती है योगी बाबा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की सरकार। किस तरीके से पहले ये सरकारें गुंडों को पालती हैं, ये सरकारें गुंडों को बढ़ाती हैं, ये सरकारें गुंडों के बल पर सरकारें बनाती हैं, लेकिन उसके बाद जब इनके ऊपर ही गुंडों द्वारा खतरा मंडराने लगता है तब ये गुंडों को तमाम राज दफना देने के लिए इनकाउंटर करा देते हैं। हां, आज वो एक एक बात, एक एक सवाल तहकीकात करके बुलेटिन 8 PM आज आप सबके बीच में वो बात रखेगा, जिससे अगर वीडियो को आपने पूरी शिद्दत से इस लाइव को आपने सुना तो मैं दावे के साथ कहता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बीच देश भर के प्यारे साथियों, बुलेटिन 8 PM के प्यारे मित्रों, SC, OBC और माइनॉरिटी के लोगों, आपसे अनुरोध है कि आज बुलेटिन 8 PM को खुल के शेयर करिए ताकि आज सच को सच के तरीके और दूध को दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके और सरकारों के अंदर जो गंदगी है उसको खोला जा सके। एक एक राज बताऊंगा आज, तो सुनिए। विकास दुबे के पुलिस 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक क्या करती रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सुनिए, वह विकास दुबे कानपुर के एक गांव का रहने वाला 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और घायल पुलिसकर्मियों में 2 पुलिसकर्मी इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं, अर्थात 10 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला दुर्दांत आतंकवादी विकास दुबे। भैया विकास दुबे कैसे इतना बड़ा हो गया? वह विकास दुबे मैं पिछली वीडियो में बार बार बताया हूं कि 2001 में से लेकर 2020 तक के बीच में, जरा याद रखिए, राजनाथ की सरकार में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने वाला यह वही अपराधी जो थाने में घुसकर मारा था, यह वही अपराधी, लेकिन इसको उस समय पुलिस ने ही बचा लिया था। कोई पुलिस इसके खिलाफ गवाही नहीं दिया, जिसका परिणाम रहा कि आज यह विकास दुबे पुलिस का हत्यारा बन गया। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर आज हो गया, लेकिन कुछ सवाल जिसका जवाब बहुतों को वास्तव में ले डूबता है। जरा सोचिए, कानपुर के कांड से वह दुर्दांत गुंडा, दुर्दांत आतंकवादी 50 घंटे लगभग वो कानपुर था, तब भी नहीं खोज पाई यूपी की पुलिस, और तब भी कहां सोए रहे योगी बाबा। उसके बाद औरैया से होते हुए, नोएडा गाजियाबाद से होते हुए वह विकास दुबे हरियाणा जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद में देखा जाता है और 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के अंदर लगभग वह 7वें दिन, 6ठे दिन, लगभग 6ठे दिन वह हरियाणा से 12 घंटे में लगभग 700 से ज्यादा किलोमीटर
दूरी तय करके पहुंच जाता है उज्जैन। उज्जैन में किस नाटकीय ढंग से वह सरेंडर करता है आप सब देखिए, आप सब जानते हैं, सबको मालूम है। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने कानपुर से आज उसी गैंगस्टर विकास दुबे को जो आराम से, जिसको मध्य प्रदेश उज्जैन पुलिस भी नहीं, एक निहत्था सिक्योरिटी गार्ड पकड़ता है। उसके बाद कुछ आधा दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी आते हैं, निहत्थे उसको आराम से पकड़ते हैं। और वही विकास दुबे जो उत्तर प्रदेश में अपने नाम को छिपाता था, अपने पहचान को छिपाता था, और वही विकास दुबे उज्जैन में जाकर यह चिल्ला कर कहता है, हां मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं। मानो जैसे उसके पीछे राज्य के आला कमान और मुखिया बचाने के लिए लग गए हैं, और बहुत दावे से कहता था वो, बड़े नाटकीय अंदाज में वो सरेंडर किया। सरेंडर कराने वाले सब आपको कहानी मालूम है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, फिर एक बार बताता हूं। वहां के गृह मंत्री मिश्रा जी, वह मिश्रा जी जो कानपुर के 2017 के चुनाव में कानपुर के प्रभारी भी थे, और मिश्रा और विकास दुबे का आपसी संबंध था, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री। वही मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री मिश्रा 17 में भाजपा के चुनाव के समय कानपुर का प्रभारी, कितना गुत्थम गुत्थी रहा होगा विकास दुबे से समझिए। और आज जब उसे बचाना हुआ तो आनंद फानंद में सरेंडर से एक दिन पहले एसएसपी उज्जैन और डीएम रात को पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं महाकाल मंदिर में। दर्शन नहीं किया, मीटिंग किया, शायद उसके गिरफ्तारी, उसके सरेंडर का स्क्रिप्ट तैयार किया और चल दिए। कल सरेंडर किया। कल शाम को पुलिस ने, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसकी जिंदगी को बचाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा। सुनिए आगे की कहानी, जानिए, एक एक बात बताऊंगा। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने कानपुर से लगभग 17 किलोमीटर दूर भौती नामक जगह पर मार गिराया। पुलिस के मुताबिक उज्जैन से उसे सड़क के रास्ते लाया जा रहा था, तभी काफिले में शामिल एक वाहन पलट गया। अचानक पलट गया, न कोई खाई, न कोई कुछ, न एक्सीडेंट, अचानक पलट गया। इसका फायदा उठाकर पुलिस कहती है कि विकास दुबे भागने की कोशिश किया, पुलिस ने उसे मार गिराया। अब सवाल यह उठता है कि जब विकास दुबे ने बड़े आराम से सरेंडर किया, नाम बताकर सरेंडर किया, उसे पता था कि अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जब उसको इतना आश्वस्त हो गया कि उसका एनकाउंटर नहीं होगा, जब नहीं किया जाएगा एनकाउंटर, खतरा एनकाउंटर का खत्म हो गया, जब उसको मध्य प्रदेश से सरेंडर के बाद उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, पीछे मीडिया कर्मियों की फौज है और आगे एसटीएफ की गाड़ियां हैं, वो आश्वस्त हो गया कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद भी वही विकास दुबे जो एक निहत्थे सिक्योरिटी गार्ड के पास अपने आप को सरेंडर करता है मध्य प्रदेश में, वह आज उत्तर प्रदेश में भागेगा। सबसे पहला सवाल, तमाम आगे सवाल है, सुनिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो उज्जैन में जब उससे पूछताछ की जा रही थी तब वो वहां उसने कबूला था कि उसकी मदद में कई पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। उसने मध्य प्रदेश में इस बात को कबूल दिया कि कई बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश के पुलिस के, एसटीएफ के कई बड़े अधिकारी उसको संरक्षण देते हैं। और यह भी कहा विकास दुबे
उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में था और बड़े नेता उसको पालते रहे हैं। कुल मिलाकर विकास दुबे के खत्म होते ही ये सवाल भी हमेशा के लिए दफन हो गया। हमेशा के लिए ये सवाल दफन हो गया। लेकिन बुलेटिन 8 PM आज उन तमाम सवालों को पूरे देगा, उन तमाम सवालों को आज तहकीकात करेगा और अपने दर्शकों को बताएगा कि क्या सच है और क्या हकीकत है। आप स्वयं तय करिए। उज्जैन में गिरफ्तारी का स्क्रिप्ट किसने रचा था? कानपुर से लेकर हरियाणा, फरीदाबाद से लेकर उज्जैन तक, जब पूरे यूपी में बहुत चाऊचक नाकाबंदी था तो वह कैसे पहुंच गया उज्जैन? पहला सवाल। कौन नेता, कौन अधिकारी उसको उज्जैन पहुंचाया? पहला सवाल। उज्जैन में गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट तय कर दी गई थी। शायद विकास दुबे 4 राज्यों से गुजरते हुए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से गुजरते हुए लगभग 1250 किलोमीटर का चक्कर काटते हुए उज्जैन कैसे पहुंचा, यह सस्पेंस बना हुआ है। उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठे। एक दिन पहले यानी बुधवार को उज्जैन के महाकाल थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी का तबादला हो गया। रात को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी मनोज सिंह महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। घंटों आपस में एकांत में मीटिंग होती है। दोनों का दावा है कि वह एक बैठक के सिलसिले में गए थे, लेकिन स्क्रिप्ट शायद तय कर दी गई थी विकास दुबे को बचाने की। राज्य के किसी बड़े मंत्री का दबाव रहा होगा। अगला सवाल है, समझिए, उज्जैन पुलिस ने गांधीगिरी दिखाई। अगर उज्जैन पुलिस पकड़ती तो वहां का गार्ड उसको आराम से बिना कुछ निहत्थे गुरुवार सुबह विकास दुबे मंदिर में टहलकर फोटो खिंचवाता रहा। वहां की पुलिस गांधीगिरी दिखाती रही। विकास खुद ही मंदिर से बाहर आया, पुलिस वाले पीछे चलते रहे, वह आगे आगे चलता रहा। जब तक मीडिया नहीं आ गई तब तक विकास दुबे मंदिर के अंदर था और मीडिया के आते ही विकास दुबे को बाहर लाया गया, गर्दन को पकड़ा गया। किसी पुलिस वाले के हाथ में डंडा नहीं था, गोजी नहीं थी, गोली नहीं थी। मंदिर के अंदर विकास का फोटो वीडियो कौन बनाता रहा, ये कौन जानता है? यह सब विकास को पकड़ा गया और पुलिस वाले को बोलते सुना गया। शर्मा जी मरवाओगे? ध्यान से समझिए, यही विकास दुबे उज्जैन में कहता है पुलिसकर्मी से, शर्मा जी मरवाओगे तो नहीं? वह बार बार चिल्लाता रहा, हां मैं विकास दुबे कानपुर वाला। पीछे बार बार मुड़कर देखता था, शायद वह किसी को खोज रहा है। निर्भीक था, वह निर्भीक था, बिंदास था। वही विकास दुबे आज पूरी कहानी सुनिए, पूरी स्क्रिप्ट जानिए, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसके तमाम कारतूतों को दबा दिया। तमाम नेताओं पर उठती कमान या गिरती उत्तर प्रदेश की सरकार, लेकिन उससे पहले पलट दिया गया कार और बच गई योगी की सरकार। कानपुर एक हफ्ते में विकास दुबे के 5 गुर्गों का एनकाउंटर हुआ था, मालूम है आप लोगों को? कानपुर मामले में एक सप्ताह के अंदर दुबे के 5 गुर्गे, जो उसके दाहिने बाएं कहे जाते थे, एक एक को चुन चुन करके पहले एसटीएफ ने मार गिराया। विकास दुबे को भी यही पता था कि अब उसको भी मार गिराएंगे, बचने वाला नहीं है, लेकिन वह खुद को सरेंडर करने उज्जैन आ गया। शुक्रवार जब कानपुर से महज 17 किलोमीटर दूर उसका एनकाउंटर कर दिया गया, जैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी से सवाल उठे थे, ठीक उसी तरह आज अब विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की एक मध्य प्रदेश सरकार, उसके सरेंडर पर सवाल, उत्तर प्रदेश की सरकार उसके एनकाउंटर पर सवाल ही सवाल। लेकिन दब गया, होता रहेगा बवाल और नहीं गिरेगी सरकार। सुनिए आगे।
दिन भर, कल तक दिन भर चार्टर्ड प्लेन थे, उसको लाए जाने की खबरें चल रही थी। फिर सड़क के रास्ते कैसे लाया गया? अचानक रात को ये योगी सरकार की बयान आ जाती है। पहले चर्चा था कि विकास को चार्टर्ड प्लेन से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, लेकिन गुरुवार शाम को अचानक कहा गया कि उसे सड़क के रास्ते लाया जाएगा। और इसके लिए यूपी एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश पहुंच रही उज्जैन, लेकिन एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश नहीं गई। जानिए हकीकत, मध्य प्रदेश नहीं गई एसटीएफ की टीम। शाम को उज्जैन से एमपी पुलिस की कुछ गाड़ियां टीम विकास को लेकर झांसी आई। झांसी तक एमपी की पुलिस, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के लोग उसको एसटीएफ को सुपुर्द कर दिया जाता है। पुलिस के काफिले में कई गाड़ियां थी, दर्जन भर लगभग गाड़ियां वहां थी, और पीछे तमाम चैनलों की गाड़ियां थी। पीछे पीछे पत्रकार दौड़ रहे थे गाड़ी में बैठकर, और आगे आगे सरपट पुलिस की गाड़ी और पीछे पीछे पत्रकारों की गाड़ी। पुलिस के काफिले में कई गाड़ियां थी। अचानक कानपुर से 17 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट से उसी गाड़ी की होती है जिसमें विकास सवार था। विकास को जब झांसी में एमपी पुलिस ने यूपी के हवाले किया, तब वहां 10 से ज्यादा लगभग दर्जन भर गाड़ियां थी। इसमें एक गाड़ी में विकास को बैठाया गया। वो गाड़ी टाटा स्ट्रॉन्ग थी, टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग थी। बाकी गाड़ियां उसके पीछे पीछे लगा दी गई। कुछ पुलिस की गाड़ियां आगे, एसटीएफ की गाड़ियां पीछे, उसके पीछे मीडिया कर्मियों की गाड़ी, और बीच में एक गाड़ी में 3 एसटीएफ के लोग, और उसी गाड़ी में विकास दुबे। मीडिया भी इस काफिले का पीछा कर रही थी। भारी बारिश हो रही थी। इस पूरे काफिले में एक्सीडेंट सिर्फ विकास की गाड़ी का ही क्यों हुआ? पुलिस की बाकी गाड़ियां सलामत रह गई। कैसे रह गई? हादसा कैसे हुआ? जब दर्जनों गाड़ियां थी तो एक ही गाड़ी का हादसा? सवाल है। मीडिया को जानबूझकर रोक दिया गया। आरोप है कि काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को रोकने के लिए बीच में अचानक चेक पोस्ट बना दी गई। इस वजह से मीडिया की गाड़ियां पीछे ही रोक ली गई। बाद में खबर आई 15-20 मिनट बाद ही कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था, जैसे ही मीडिया कर्मियों की गाड़ी रोकी गई, 15-20 मिनट बाद खबर आ जाता है कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। इस वजह से विकास दुबे, एक सिपाही का एक पुलिस का, एक एसटीएफ का पिस्टल छीन लिया, भागने लगा, और 300-400 मीटर दूर जाकर के वो गोलियां चला रहा है। अब सवाल है कि विकास दुबे, जहां गाड़ी पलटी पुलिस फंसी रह गई। भाई समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। गाड़ी है, गाड़ी में एक तरफ एक एसटीएफ के जवान, बीच वाले सीट पर किनारे एक जवान, और बीच में विकास दुबे। गाड़ी पलट गई। आगे ड्राइवर है, साइड में एक, आगे वाले सीट पे एक और एसटीएफ का कर्म अधिकारी है। बीच में गाड़ी के सीट पर, बीच वाले सीट पर एक लोगों के बीच में दबोच के बैठ था विकास दुबे। अब सवाल है कि गाड़ी पलटी, वो लोग गाड़ी में फंसे रह गए, और विकास दुबे निकल के 300 मीटर भाग गया। यह पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश के कहते हैं। 300 मीटर जाने के बाद तब उसने गोलियां चलाया, और गोलियां चलाने के समय पुलिस ने कहा सरेंडर कर दो। उसने सरेंडर नहीं किया और पुलिस ने उसको ठोक दिया। कितना आसान है ये स्क्रिप्ट तैयार करना, समझिए। अब सवाल है, विकास को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई थी? अरे भाई, वह विकास जो दर्जन भर के लगभग पुलिसकर्मियों को मार गिराया, उस विकास को जब झांसी में लिया गया तो उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? यह भी बड़ा सवाल है कि जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो, 10 पुलिसकर्मियों का हत्या किया हो, और उसको गाड़ी में बैठाया जाता है स्वतंत्र रूप से, हाथ में हथकड़ी नहीं लगाया गया।
सवाल है कि नहीं है। और गाड़ी पलटती है, पुलिसकर्मी फंस जाते हैं, वो बाहर निकल जाता है। और कच्ची रास्ते पर बरसात में धान के खेत से वो भाग रहा है, कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, वो भाग के कहां जाएगा? न कोई टीला न कोई खाई, गाड़ी पलट कैसे गई? सवाल है क्या कर रहे थे यह लोग? मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसर कहते रहे कि हम सब बताएंगे। बार बार मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं हम सब बताएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब बताएंगे, हम चाहते थे विकास सरेंडर करे। अब सवाल है कौन से विकास ने एक और बात कहा था मध्य प्रदेश में, विकास ने मध्य प्रदेश में एक और बात कहा था कि हम उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो एक बड़ा राज खोलेंगे। शायद यह बात उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के पुलिस को चुभ गया। कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बड़ा राज खोलेंगे। उसने के बारे में पूछे जाने पर यूपी के पूर्व डीजीपी, सोचिए एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से मीडिया ने एक सवाल पूछा, विक्रम सिंह से विकास के बारे में पूछताछ किया गया। विकास ने पूछताछ के दौरान बड़े बड़े लोगों के नाम बताने की बात कही थी। इसमें कई आईएएस, कई आईपीएस, कई एसटीएफ के बड़े अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एडीजी रैंक के अधिकारी और कई नेताओं के सामने नाम आने की बात कहा था। विकास उज्जैन में पकड़ा जाना समझ से परे, लेकिन उज्जैन में सब बात उसने उगला था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा, दरअसल कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने की उम्मीद थी, इसलिए बचा ली गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा जिसका शक था वही हुआ। विकास दुबे का किन किन राजनेताओं से संबंध था उसको बचा लिया गया, पुलिस अधिकारियों के संपर्क थे, बचा लिया गया। जब अब यह उजागर होने का समय आया था, दूध का दूध और पानी का पानी होता, लेकिन बचा लिया गया। अब सवाल है कि आखिर तमाम विषयों पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, थू-थू हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। आइए आपको सुनाते हैं आज तक न्यूज चैनल का एक रिपोर्ट। सुनिए यह वीडियो और खूब शेयर करिए आप लोग। बुलेटिन 8 PM की ताकत है आप लोग। सुनिए यह वीडियो और ध्यान से स्वयं आकलन करिए। देखिए यह वीडियो। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। यूपी एसटीएफ की टीम जब उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई तो वो यही चाहती थी कि मीडिया की कोई गाड़ी उसका पीछा ना करे, लेकिन आज तक की अलग अलग टीमें लगातार एसटीएफ के काफिले के पीछे थी। इस बात से झल्लाई एसटीएफ की टीम एक जगह तो आज तक की गाड़ी की चाबी निकालकर अपने साथ ले गई। फिर भी आज तक की दूसरी टीमें काफिले का पीछा करती रही। मकसद था विकास दुबे के कानपुर सही सलामत पहुंचने की रिपोर्टिंग करना, मगर एनकाउंटर से आए 15 मिनट पहले कानपुर में बैरिकेडिंग लगाकर आज तक की टीम को रोक दिया गया और बस आखिरी के इसी 15 मिनट में खेल हो गया।
4 गाड़ियों में सवार यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को अपने कब्जे में लेने के बाद कानपुर के लिए रवाना होती है। आज तक की टीम एसटीएफ के काफले के पीछे पीछे थी। 4 में से एक गाड़ी में बैठा विकास दुबे बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा था। शायद उसे इस बात का यकीन था कि जिस तरीके से उसने खुद को पकड़वा लिया उसके बाद उसकी जान बच चुकी है। इस काफले को करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर कानपुर पहुंचना था। बीच में कई जगह सड़कें ठीक नहीं थी, लिहाजा कानपुर तक का सफर 10 घंटे में पूरा होना था। बिना रुके करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद एसटीएफ का काफला रात करीब 9:30 बजे शाहजहांपुर से पचोर के बीच एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। काफले का पीछा कर रहे आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह और कैमरामैन इरशाद भी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोक देते हैं। हाँ बढ़ रही है, निश्चिंत रहो, बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल पंप पर आज तक संवाददाता काफले को शूट कर रहा होता है। कोशिश विकास दुबे की झलक दिखाने की थी, मगर तभी एसटीएफ के लोग आज तक के कैमरामैन को शूट करने से रोक देते हैं। वो गुस्से में थे। इसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद एसटीएफ का काफला आगे के लिए रवाना हो जाता है। शाहजहांपुर से करीब 30 किलोमीटर आगे एक टोल प्लाजा पड़ता है। आज तक की टीम अब भी एसटीएफ के काफले के पीछे पीछे थी। टोल प्लाजा पार करने के बाद पचोर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक ढाबे के बाहर अचानक एसटीएफ के काफले में शामिल एक इनोवा कार आज तक की टीम की गाड़ी को ओवरटेक करती है। कुछ इस अंदाज में कि गाड़ी सड़क किनारे रुक जाए। गाड़ी रुक जाती है। एसटीएफ के कुछ लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। इसके बाद कैमरामैन इरशाद के साथ धक्का मुक्की करते हैं। एसटीएफ के लोग गुस्से में थे। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया उनका पीछा करे। इसी के बाद धमकाते हुए वो आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी अपने साथ लेकर तेजी से आगे के लिए निकल जाते हैं। हमारी टीम गुजारिश करती है कि चाबी दे दें, मगर वो एक नहीं सुनते। इसके बाद आज तक के संवाददाता रवीश पाल सिंह दफ्तर और सीनियर पुलिस अफसरों को फोन करते हैं। फोन पर एसटीएफ की इस हरकत की जानकारी दी जाती है। आज तक की टीम रात के वक्त हाईवे किनारे बिना चाबी के यूं ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद काफले में शामिल एसटीएफ टीम को उनके आला पुलिस अफसरों की तरफ से मैसेज आता है। इसके बाद 61 किलोमीटर आगे राजगढ़ के टोल प्लाजा पर वो आज तक के दूसरे रिपोर्टर पंकज शर्मा को कार की चाबी सौंप देते हैं और आगे निकल जाते हैं, मगर ये धमकी देते हुए कि अब पीछा न करें। लेकिन आज तक की टीम उज्जैन से कानपुर के रास्ते में हर उस खास जगह पर मौजूद थी जहां से इस काफिले को गुजरना था। मकसद सिर्फ एक था, विकास दुबे के सही सलामत कानपुर पहुंचने की रिपोर्टिंग करनी। पूरी रात एसटीएफ का काफिला आगे बढ़ता रहा। रात बीती, अब सुबह हो चुकी थी। अब तक सब कुछ ठीक था। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ का काफिला कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचता है। मंजिल अब बेहद करीब थी। कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा पहले से मौजूद थे। इसी काफिले के इंतजार में अब यहां से अरविंद ओझा एसटीएफ के काफिले का पीछा करते हैं। कानपुर टोल प्लाजा पर पुलिस की 2 और गाड़ियां पहले से मौजूद थी। विकास दुबे के साथ चल रहे 4 गाड़ियों के काफिले में अब ये दोनों गाड़ियां भी शामिल हो जाती हैं। इन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी काफिले के आगे और एक पीछे चलती है। इन दोनों गाड़ियों का मकसद बस एक था, काफिले के बीच में मीडिया की कोई गाड़ी न घुस जाए। मगर आज तक रिपोर्टर अरविंद ओझा काफिले का पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि इस दौरान उनकी गाड़ी को खतरनाक तरीके से ओवरटेक भी किया जाता है। एसटीएफ के काफिले में शामिल पुलिस वालों को यह पता था कि आज तक की टीम उनका पीछा कर रही है। लिहाजा कानपुर टोल नाके के आगे एक जगह पर आज तक की टीम को फिर से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक की टीम किसी तरह वहां से निकल जाती है। मगर थोड़ी ही दूर आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। उस बैरिकेडिंग पर चेकिंग के नाम पर आज तक की गाड़ी को रोक दिया जाता है। उस वक्त सुबह के 6:55 हुए थे। जी नौजवान, आप देख पा रही हैं यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। करीब 10 मिनट की बहस के बाद आज तक की गाड़ी को आखिरकार फिर से छोड़ दिया जाता है। जानबूझकर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझकर नाकेबंदी की है। अरविंद ओझा अपनी टीम के साथ फिर से एसटीएफ के काफिले की तरफ भागते हैं।
मगर कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक अरविंद ओझा की नजर पड़ती है कि सड़क किनारे एसटीएफ के काफिले में शामिल एक गाड़ी पलटी हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद पता चलता है कि जो गाड़ी पलटी है विकास दुबे उसी गाड़ी में सवार था। फिर कुछ मिनट बाद ही एक्सीडेंट की असली कहानी सामने आती है। बताया जाता है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों की पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो मारा गया। बस कानपुर में दाखिल होने के बाद यही वो आखिरी 15 मिनट थे जब एसटीएफ का काफिला आंखों से ओझिल हुआ था। बल्कि यूं कहें कि जानबूझकर आज तक की टीम को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था और आखिरी के इन्हीं 15 मिनट में विकास दुबे का खेल हो गया। उज्जैन से रवीश पाल सिंह और पंकज शर्मा के साथ कानपुर से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक। यूपी के इतिहास में 8 पुलिस वालों को किसी गैंगस्टर ने एक साथ इससे पहले कभी नहीं मारा था, लिहाजा विकास दुबे के खिलाफ गुस्सा स्वाभाविक था। इसी वजह से पिछले 7 दिनों से यही बात हो रही थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर तय है, और वही हुआ। हैदराबाद के बाद यह दूसरी घटना है, तो क्या अपराधियों का अंजाम अब इसी तरह होगा? क्या पुलिस ही सजा देगी? इस एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस से कुछ सवाल है। यह वो एनकाउंटर था जिसकी कहानी सब पहले से जानते थे। एनकाउंटर होने से पहले ही हर एक को पता था कि विकास दुबे का एनकाउंटर होगा। यहां तक पता था कि बहुत मुमकिन है कि जिस कानपुर से विकास की कहानी शुरू हुई उसी कानपुर में ही कहानी खत्म होगी। कहने वाले तो ये तक कह रहे थे कि विकास दुबे का एनकाउंटर बिकरू गांव के उसी घर में हो जिस घर से उसने 8 पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई थी। घर से तो एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन कानपुर में जरूर हो गया। जाहिर है इस संभावित एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस और सरकार के कानों तक भी बातें पहुंच रही थी। फिर भी एनकाउंटर हुआ, यानी पुलिस और सरकार को यकीन था कि इस एनकाउंटर को लेकर उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि भावनाएं विकास दुबे के खिलाफ है। फिर हैदराबाद का एनकाउंटर भी कहीं न कहीं उनके जहन में था। फिर भी यूपी पुलिस से इस एनकाउंटर को लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे। मानवाधिकार आयोग पुलिस और सरकार से रिपोर्ट भी मांगेगी। जाहिर है पुलिस ने पहले से ही सवालों की जवाब भी तैयार कर रखे होंगे। फिर भी यूपी पुलिस से कुछ सवाल पूछना तो बनता है। उज्जैन से कानपुर लाने के लिए विकास दुबे का ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उज्जैन में खुद को पकड़वाया तो कानपुर में क्यों भागने लगा? विकास दुबे के हाथ खुले क्यों थे? अगर हाथ बंद थे तो फिर पिस्टल कैसे छीनी? एसटीएफ ने अपने हथियार संभाल कर क्यों नहीं रखे? अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे घायल क्यों नहीं हुआ, जबकि गाड़ी पलटने से 4 पुलिस वाले घायल हो गए? गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश करता, ऐसे में गोली पीठ पर लगती। विकास को गोली सीने और सर में कैसे लगी? यानी गोली सामने से मारी गई। घायल 2 पुलिस वालों को गोलियां कहां लगी? एनकाउंटर से ऐन पहले मीडिया की गाड़ी क्यों रोक दी गई? एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की गाड़ी क्यों बदल दी गई? क्या एनकाउंटर की जगह पहले से तय थी? अगर नहीं तो वहां आसपास पहले से पुलिस टीम कैसे मौजूद थी? उज्जैन में मंदिर के गार्ड ने विकास दुबे को धर दबोचा था। कानपुर में भागते विकास को एसटीएफ के महारथी क्यों नहीं काबू कर पाए? इन सवालों के जवाब यूपी पुलिस को देने हैं। पर मानकर चलिए कि जब सब कुछ पहले से तय था तो जवाब भी उसी हिसाब से आएगा। 8 पुलिस वालों की शहादत को आगे रखकर विकास दुबे के एनकाउंटर के इन सुलगते सवालों को आसानी से दबा दिया जाएगा। रंजय सिंह और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, कानपुर, आज तक। बस आधे घंटे की बात और थी। 25 किलोमीटर का फासला और तय करना था। यूपी की एसटीएफ टीम और विकास दुबे बिकरू गांव में होते, मगर ऐसा हुआ नहीं। कानपुर में सीमा में दाखिल होते ही विकास दुबे की कहानी का द एंड हो गया। तैयारी पहले से थी, कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी। 24 घंटे पहले खुद को पकड़वा कर विकास दुबे जीता था। 24 घंटे बाद विकास दुबे को मारकर यूपी पुलिस ने बदला लिया। वैसे विकास दुबे की मौत के बाद नेताओं और पुलिस के साथ उसके रिश्तों का सच अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा। करीब 12 घंटे के सफर के बाद यूपी एसटीएफ की टीम अपने मोस्ट वांटेड मेहमान को लेकर कानपुर में दाखिल हो चुकी थी।
जिस बिकरू गांव से कहानी शुरू हुई थी वो बिकरू गांव यहां से अब महज 25 किलोमीटर की दूरी पर था। बिकरू गांव में मीडिया का पूरा जमावड़ा था। मीडिया की कई टीमें कानपुर की जिला अदालत में भी तैनात थी। उम्मीद यही थी कि विकास दुबे को पहले अदालत में पेश किया जाएगा, उसकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी और फिर दिन में या शाम को उसे उस बिकरू गांव ले जाया जाएगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन सारे अंदाजे गलत निकले। शक सच साबित हो गया। कानपुर नाके से 10 किलोमीटर आगे जाते ही जब एसटीएफ की टीम को यकीन हो चला कि अब आज तक की टीम उसके पीछे नहीं है, बस उन्होंने आखिरी खेल खेलने का फैसला कर लिया। गाड़ी पलटी, फिर से पुलिस की पिस्टल छीनी गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पर भागते विकास दुबे के सीने, कमर और सिर पर गोली लगी और कहानी खत्म। न जांच, न तफ्तीश, न मुकदमा, न पेशी, न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट। और स्पॉट भी कहीं और नहीं, कानपुर की जमीन, डीजी। सुनिए इस स्क्रिप्टेड एनकाउंटर की कहानी, एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखने वाले पुलिस वालों की जुबान। जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। गोली चली है तो घायल हुआ है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहां पे जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान मृत्यु घोषित। पुलिस की कहानी अपनी जगह पर एक कहानी और है। सचंडी में एसटीएफ के काफिले की किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होते या उसे पलटते किसी ने नहीं देखा। पलटती गाड़ी की आवाज किसी ने नहीं सुनी। पलटती गाड़ी से विकास दुबे को भागते किसी ने नहीं देखा। भागते विकास के हाथ में पिस्टल किसी ने नहीं देखा। हाँ, सीधे चलती गोलियों की आवाज कुछ लोगों ने जरूर सुनी। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज जी। लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। तो यूपी पुलिस ने अपने 8 पुलिस वालों की मौत का बदला ले ही लिया, मगर एक सवाल फिर से छूट गया। सवाल ये कि विकास दुबे जैसे गुंडों को इतना क्रूर और खूंखार बनाने वाले उसके माई बाप कौन कौन लोग थे? नेताओं और पुलिस में किन किन लोगों से उसकी दोस्ती थी? कौन कौन लोग उसे बचाते रहे थे? वाकई कमाल किया है यूपी पुलिस ने। एक इनकाउंटर से उसने कई इनकाउंटर कर डाले। अब वो नेता भी खुश और भ्रष्ट पुलिस वाले भी खुश, क्योंकि विकास दुबे की मौत ही इनकी जिंदगी थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, कानपुर आज तक। देखा आप सबने वीडियो, देखा किस कदर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस मिलकर देश की जनता के आंखों में धूल झोंक रही है। तय करिए, आज कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब इनको देना होगा। ये सवाल जिनके जवाब अगर विकास दुबे जिंदा रहता देता तो कई अधिकारी और कई नेता नप जाते। सवाल सुनिए, कानपुर में 10 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद आखिर विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा? किसकी मदद से? ग्वालियर में उसके लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया था। किसके मदद से? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फर्जी आधार कार्ड बनाया गया। अगला सवाल, विकास दुबे के ऊपर किन नेताओं का हाथ था? किन की मदद से उससे पुलिस महकमा खौफ खाता था? किसके मदद से IEDIE तक के अधिकारी भी विकास दुबे की सलामी ठोकते थे? यहां तक कि एसटीएफ के बड़े अधिकारी से भी उसका संबंध था। कौन थे वो लोग? सवाल है। अगला सवाल, 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेश संतोष शुक्ला की हत्या के मामले में जब वह बरी हुआ तो किसके दबाव में इस मामले में दोबारा अपील नहीं की गई थी? आखिर किसका दबाव था? सवाल है। शायद दोबारा अपील हो गई होती तो 2001 के दौरान ही यह विकास दुबे का काम तमाम हो गया होगा। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की तब भी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की आज भी सरकार है। अगला सवाल, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर किसी के दबाव में किया गया? क्योंकि इससे कई लोगों के राजफाश या पर्दाफाश होने की आशंका थी, जिसमें लगभग बसपा, सपा और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सत्ताधारी के तमाम नेताओं और अधिकारियों के पोल खुलने वाले थे। अगला सवाल, क्या उज्जैन में उसका आत्मसमर्पण करने में कई लोग शामिल थे? उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के नेता उसके साथ थे, क्योंकि जब 7 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी, 7 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी, तो वह किसी के गिरफ्त में क्यों नहीं आया? वो उज्जैन में ही क्यों पहुंचा? अगला सवाल, डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा के उस चिट्ठी का सच क्या था जो मीडिया के हाथ लग गई थी, जिसमें उन्होंने पुलिस और विकास दुबे के गठजोड़ की बात कही थी, जबकि इस चिट्ठी के बारे में कहा जा रहा था कि यह चिट्ठी तमाम लोगों का पर्दाफाश करेगा, लेकिन कानपुर एसएसपी कार्यालय से जवाब आया, पुलिस से जवाब आया कि यह चिट्ठी हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अगला सवाल समझिए, वो कौन लोग थे जिनके दबाव के कारण विकास दुबे जिले या प्रदेश में टॉप 10 दुर्दांत अपराधियों की लिस्ट में नहीं था? सोचिए, जिसके ऊपर 60 से ज्यादा आपराधिक केस हो, कईयों की हत्या किया हो, उसके बाद भी जिले और प्रदेश के टॉप 10 लिस्टिंग में विकास दुबे नहीं था। वो कौन लोग हैं, शासन के लोग, जो इसको बचाते रह गए? अगला सवाल, जहां उसे शुक्रवार को ही दोपहर बाद कोर्ट में पेश करना था, लेकिन सुबह एसटीएफ की गाड़ी जिसमें विकास दुबे बैठा था अभी कानपुर के पास पहुंची ही थी कि एक्सीडेंट, और गाड़ी पलट गई। किससे एक्सीडेंट हुआ, कहां एक्सीडेंट हुआ? समय देखने पर न तो उस जगह से न तो एनकाउंटर का पता लगता है, न गाड़ी के एक्सीडेंट का, केवल गाड़ी पलटी है। इस पर जब पुलिस कर्मियों से, अधिकारियों से जवाब सवाल किया गया, तो उन लोगों ने सिर्फ एक ही सवाल कि आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी है। सच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? भ्रष्टाचार जनता पार्टी की सरकार है? भारतीय झूठ पार्टी की सरकार है? कुछ भी संभव है। देखिए अगला यह रिपोर्ट, अगला यह वीडियो आप सबको पर्दाफाश करेगा। देखिए यह वीडियो। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा ही कुछ हुआ है आतंकवादी विकास दुबे के केस में। आतंकी विकास दुबे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। चौंका देने वाली खबर इसलिए है कि वो यूपी पुलिस की हिरासत में था, कानपुर लेके जाया जा रहा था। कानपुर से 17 किलोमीटर पहले ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। अब यहां पर सवाल के घेरे में आती है उत्तर प्रदेश पुलिस। यूपी पुलिस के अधिकारी मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं। अनौपचारिक तौर के ऊपर अनऑफिशियली आईजी स्तर के अधिकारी ने यह कहा है कि पुलिस की गाड़ी पलट जाने की वजह से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस का हथियार भी छीनने की कोशिश की। इस वजह से उस पर फायरिंग हुई और विकास दुबे मारा गया। अब दोस्तों, सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि यह बड़ा फिल्मी है? वो विकास दुबे, आतंकवादी विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, यूपी से फरार होकर मध्य प्रदेश में पनाह लिया हुआ था। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है। कल महाकाल मंदिर के गार्ड ने उसको पहचान लिया और पकड़ लिया। जो आदमी को उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी, उसको महाकाल मंदिर के गार्ड ने पकड़ लिया
और महाकाल मंदिर के स्टाफ ने मध्य प्रदेश पुलिस के उज्जैन पुलिस विभाग को हैंडओवर कर दिया और पुलिस की हिरासत में विकास दुबे रहा। वहां पर उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि चिल्ला चिल्ला के अपना नाम लेता रहा कल उज्जैन की सड़कों पर कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि लोगों को बताना चाहता था कि मुझे पुलिस ने पकड़ा है। लोगों का कहना है कि उसको पहले से एनकाउंटर का डर था। अब यहां पर कल हमने भी आपसे कहा था कि उसको एनकाउंटर का डर था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया जिससे कि उसकी जान बच जाए। लेकिन कल से लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि लोगों को उस वक्त भी यकीन नहीं था कि वो एनकाउंटर से बच जाएगा। जिस तरह से उसके रसूखदारों के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी, बहुत सारे रसूखदारों को शायद खतरा रहा होगा कि बहुत कुछ सामने ना आ जाए, इसलिए कहीं ना कहीं साजिश की बू लोगों को आ रही है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कल कई लोगों ने लिख दिया था कि हिरासत में आने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को शायद ही छोड़े। कल मामला यह हुआ कि रात में मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया था विकास दुबे को, और यूपी एसटीएफ उसको लेके चल दी थी कानपुर के लिए। दोस्तों, कानपुर से 17 किलोमीटर पहले सुबह 6:50 पर गाड़ी पलटती है पुलिस की और विकास दुबे भागने की कोशिश करता है। गोलियां चलाई जाती हैं विकास दुबे पर, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 7:55 पर अस्पताल कहता है कि विकास दुबे मृत है और मृत घोषित कर दिया जाता है। यह मामला पूरे 17 किलोमीटर पहले हुआ है कानपुर से, और यहां पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। पुलिस के अधिकारी मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं, कट रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। अनौपचारिक तौर के ऊपर जो जानकारियां दी मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ दोस्तों सवाल क्यों खड़े होते हैं। कल ही लोग कह रहे थे कि इसका एनकाउंटर किया जाएगा। साकेत गोखले हैं, उन्होंने फिर लिखा है आज कि मैंने कल ही लिख दिया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा, भले ही वो गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन बीजेपी सरकार जो है, जो उसको सपोर्ट करती है, उसको बचाने के लिए उसका एनकाउंटर किया जाएगा। ये मैं नहीं, साकेत गोखले ने आज ट्विटर पे लिखा है, जिन्होंने कल लिखा था कि गिरफ्तारी के बावजूद भी विकास दुबे का या तो एनकाउंटर हो जाएगा या कुछ ऐसा गायब किया जाएगा जिससे कि बड़े बड़े नाम बच सकें। अब यहां पर सारा का सारी जो जांच थी वो दफन हो गई है और विकास दुबे अब बोलने के लिए नहीं बचा है कि उसका साथ किस किस ने दिया, किस किस की वजह से, किन रसूखदारों की वजह से वो जेल से बाहर था, उसको जमानत मिली हुई थी और यूपी पुलिस ने उसकी जमानत के ऊपर कभी भी कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया था। जिस व्यक्ति के ऊपर 60 गंभीर मुकदमे हो और वो जमानत पर बाहर हो, जब वो उसको पकड़ने यूपी की पुलिस, कानपुर की पुलिस जाती हो तो पुलिस वाले ही उसको सूचना दे देते हो, जिससे कि वो अंधाधुंध फायरिंग करता हो और 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, शहीद होते हों, और जिनके अंदर से एक का भेजा उड़ा देता है ये व्यक्ति, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस का मध्य प्रदेश पुलिस नहीं पकड़ पाए, गार्ड पकड़ लेता है। लोगों ने कहा कि गार्ड ने जो है पूरा का पूरी साजिश फेल कर दी और नाकाम कर दी और बीच में उसने हवाले कर दिया, जिससे कि अब इसका एनकाउंटर होने से ये बच गया। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि उसके साथियों के भी एनकाउंटर कर दिए गए हैं। 6 लोगों को साथ के, जो उसके गैंग के 6 लोग हैं, 8 दिन में विकास दुबे समेत उसकी गैंग के 6 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि विकास दुबे के करीबी प्रभात मिश्रा को मारा था, एनकाउंटर में मारा था। प्रभात का केस भी बिल्कुल ऐसा था। प्रभात, मैं पढ़ के सुनाता हूं। प्रभात को पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए कानपुर लेके जा रही थी। रास्ते में प्रभात ने भागने की कोशिश की और उसके वजह से पुलिस की पिस्टल छीनकर उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रभात मारा गया। ऐसा ही बता रही है यूपी पुलिस आज विकास दुबे का कि विकास दुबे ने कानपुर से पहले भागने की कोशिश की, पुलिस पर पुलिस की पिस्तौल छीनकर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने विकास दुबे को भी मार दिया। यह महज संयोग है या कुछ और है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई यही चीज कल उसके साथी ने की, आज उसने की। क्या वो जानते थे ऐसा करना है, या ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहीं ना कहीं एक समान कहानी बता दी है? यह जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। दूसरा, उसका साथी अमर दुबे का भी एनकाउंटर कल कर दिया गया था और बउआ मिश्रा का भी कल एनकाउंटर कर दिया गया था। एक एक करके हर एक साथी को क्यों मारा गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को हिरासत में लेने के बावजूद भी एनकाउंटर में क्यों मार दिया? ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसे क्या खुलासे हो सकते थे विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद,
जिससे बचना चाहते थे बहुत सारे लोग। अब रहेगा ना विकास दुबे रहेगा, ना वो सवाल रहेंगे, क्योंकि जवाब देने वाला अब कोई नहीं है। यह बहुत ही गंभीर बात है। ट्विटर पर लोग अपने शक को खुलकर लिख रहे हैं इस वक्त, और लोगों का कहना है कि यह प्रायोजित ढंग से खत्म किया गया मामला है, जिसके बाद अब भाजपा को के जितना खतरा था, भाजपा सरकार का जितना प्रेशर था कि बहुत सारे सवाल उनके ऊपर खड़े हो जाएंगे, या कोई ऐसी बात विकास दुबे कह देगा जिससे कि बड़े बड़े नाम बेनकाब हो जाएंगे। अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास दुबे को एनकाउंटर में मार दिया गया है। दोस्तों, एनकाउंटर सही चीज नहीं होती, बल्कि जांच सही चीज होती है, और जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, अदालत की कार्रवाई, वो होकर सजाए मौत मिले तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है, जिससे कि आसपास के लोग भी बेनकाब होते हैं और बहुत सी चीजें सामने आती हैं। यह एनकाउंटर भी वैसा ही एक एनकाउंटर होगा जिसके अंदर शायद मेडल्स दे दिए जाएं, पर बहुत सारे सवाल अपने आप विकास दुबे के साथ दफन हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए कि क्या सच है और क्या झूठ है। गोदी मीडिया कल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बता रहे थे कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन देखिए योगी सरकार ने एनकाउंटर नहीं किया है बल्कि पकड़ा है। कल पैनलिस्टों को डांटा जा रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि एनकाउंटर होगा, अब क्या कहते हैं। कल भी बहुत से पैनलिस्ट ने कहा था कि यह तो पूरी साजिश को नाकाम कर दिया महाकाल मंदिर के गार्ड ने, नहीं तो विकास दुबे को मारा जाना तय था। देखिए अब क्या हुआ कि हिरासत में आने के बावजूद जो बर्रा थाना क्षेत्र है 17 किलोमीटर पहले कानपुर के, वहां पुलिस ने एनकाउंटर करके कानपुर पहुंचने से पहले ही विकास दुबे को मार दिया है। अब ये बहुत से सवाल आपको दे के जाता है, आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए और फिर सरकारों से सवाल कीजिए। जय हिंद। तो देखा आपने वीडियो, खुद से तय करिए कि अपराध कौन बढ़ा रहा है। खुद से तय करिए। विकास दुबे के 5 साथियों को पहले मारा गया, क्योंकि पहले उनके सबूत मिटाए जाए, उसके बाद अब विकास दुबे को मारा गया। क्यों? क्योंकि वो 5 ही ऐसे थे विकास दुबे के दाहिने और बाएं, जिन लोगों ने सारी ताकत बना रखी थी और सारा सबूत उनके पास था। तो अगला सवाल, विकास दुबे के एनकाउंटर पर पुलिस को देने होंगे ये तमाम सवालों के जवाब। कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ के काफिले का एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्या लगातार भागने वाला विकास दुबे, जो उज्जैन में सरेंडर किया, आश्वस्त हो गया कि एनकाउंटर नहीं होगा, पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी पलटने पर वहीं क्यों भागा और लोग कैसे फंसे रह गए गाड़ी में? अगला सवाल, जिस विकास दुबे ने उज्जैन में खुद को चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक शुक्रवार को उसका मन भागने का कैसे हो जाएगा? सोचिए, सवाल है। खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे क्यों एक हथियार लेकर भागने की कोशिश करेगा? वह विकास दुबे जो सरेंडर किया, वह हथियार लेकर भागेगा क्यों? क्या विकास दुबे को हथकड़ी क्यों नहीं लगाया गया था? क्या मुठभेड़ में उसके जांघ पर, पैर पर गोली लगी क्या? उसके हाथ पर गोली लगी क्या? उसके सीने और उसके ब्रेन पर निशाना बना के गोली मारी गई, उसको जान से मारा गया, सबूत मिटाया गया। ऐसा है या नहीं? खुद तय करिए। जरा सोचिए, विकास दुबे सोचिए, यह सवाल है आज। अगला सवाल है, मुठभेड़ से 15 मिनट पहले ही मीडिया कर्मियों को हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक क्यों दिया गया? कैमरे में मुठभेड़ क्यों नहीं आने दिया गया? सवाल है। सड़क हादसे से ठीक पहले विकास दुबे टाटा सफारी में था, लेकिन जब गाड़ी पलटी तो बताया गया टीयूबी गाड़ी पलटी है, लेकिन कैमरे में पता लगा उसके पहले कि यह तो टाटा सफारी में था। यह 10 मिनट के अंदर टीयूबी में कैसे हो गया? और गाड़ी टीयूबी पलटती है और विकास दुबे भागता नजर आता है और पुलिस उसको मार देती है ना? है ना बेहतरीन स्क्रिप्ट?
सोचिए, सवाल करिए। अगर आज आपने सरकार से सवाल नहीं किया तो जान लीजिए ये सरकारें हर किसी को मारेगी। ये गुंडा भी सरकारें ही बनाती हैं और गुंडों को मारती भी सरकारें ही हैं। गुंडों को नहीं मारा इन्होंने जब इनके ऊपर आंच उठने लगा, भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों के तमाम नेता जब सवालों के घेरे में आ गए तो सत्ता में बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी जब फंसते नजर आए तो शायद गिर रही थी, शायद गिर जाती या गिरा दी जाती या हटा लिया जाता, योगी जी की सरकार बिगड़ जाती। योगी की सरकार इसलिए पलटा दी गई, गिरा दी गई कार और बचा ली गई योगी की सरकार। देखते रहे बुलेटिन 1 PM। अनुरोध है आपसे, लाइक करिए, इस पेज को फॉलो करिए और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए। कल मिलेंगे रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।